अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाजरीन, अमेरिका और ईरान में मुआहदा तय पा गया है। ये सारी खबरें आप सुन रहे होंगे। जो तफसीलात अब तक सामने आई हैं उन्हें देखकर ये वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि ईरान ने ये जंग न सिर्फ अस्करी महाज पर जीती है बल्कि सफारती महाज पर अमेरिका को चारों शाने चित कर दिया है। उसकी वजह क्या है? ये बात जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये मेरी नज़र में क्यों इस तरह से है, उसकी वजह यह है कि जो अब तक की इतलात हमारे सामने आई हैं, मुफाहमती यादाश्त जो MOU है उसकी जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो उसे देखकर पढ़कर ये वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम तर शराइत जो ईरान की थी वो मनवाने में कामयाब हुआ। अमेरिका सिर्फ एक शर्त अमेरिका ने मनवाई है और वो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ से जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वहाँ कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक वाहिद शर्त है। वैसे जंग से पहले वो पूरी दुनिया के लिए वो जो बंदरगाह है, वो आबी गुजरगाह है, वो फ्री थी। और इसी तरह से एटमी जो मामलात हैं वो 60 दिन के मामलात जो मुज़ाकरात होंगे उसमें तय किए जाएंगे। और अगरचे कि ईरान जो था वो ये जंग शुरू करने से पहले ये वाज़े तौर कर चुका था कि वो एटमी हथियार बनाना नहीं चाहता। जो ज़ूदा यूरेनियम है उसका मामला ज़रूर था, वो क्यों बढ़ाई थी उस पर भी बात करेंगे। इस इनरिचमेंट से क्या हासिल करना चाह रहा था ईरान, और जो अब ईरान को इस मुफाहमती यादाश्त के बाद जो कुछ मिलेगा, इतनी तमाम तर कुर्बानी और इसके बाद जो कुछ मिलेगा, क्या वो वाक़तन ईरान की तकदीर बदल सकता है आने वाले वक्त में। जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जब पूछा गया अमरीकी नायब सदर से कि ये जो टोल टैक्स है ये ईरान नहीं लगाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ तवील अरसे तक नहीं लगा सकेगा। अलबत्ता उन्होंने तवील अरसे की वजाहत नहीं की कि ये तवील अरसे की क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है। और दूसरा मामला ये है कि क्या ये अपनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी जैसा कि वो दावा करता रहा है। ये भी एक मामला है, इस पर भी अभी को क्लैरिटी नहीं है। अब मामला ये है कि इसराइल जो है इतवार के रोज़ उसने बैरूत पर हमला किया और अमरीकी सदर चीख उठे कि ये हमारी कोशिश है कि हमारा मुआहदा जो है उसको सबूताज कर रहा है इसराइल और इसको नहीं करना चाहिए। उन्होंने उनकी जैसे कह लीजिए सरजनिश भी की और दोनों पार्टियों से जो है वो दोबारा कोई हमला ना करने की बात कही। अगरचे कि ईरान उसके जवाब में ये कह रहा है कि जब ये 19 जून के बाद हम इसके पाबंद होंगे, उससे पहले हम जिस मुफाहमती यादाश्त की मैं और आप बात कर रहे हैं उसके पाबंद नहीं हैं, क्योंकि 19 जून को जनेवा में पाकिस्तान की मेज़बानी में ये जो है मुज़ाकरात या ये दस्तखत की तकरीब होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर बताया कि पाकिस्तान जो है, उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ भी की और साथ बताया कि पाकिस्तान ने ये अमन का मुआहदा कराने में कामयाब हो चुका है। अब मामला ये है कि इसराइल जो है उसका किरदार क्या रहेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि वो तो किसी को जवाबदेह नहीं है। जब तक उसका पूरी दुनिया मिलकर उसका जो है ना हाथ नहीं रोकती, उसको आलमी कवानीन का पाबंद नहीं बनाती, तो इस मुआहदे का इस जो अब मुफाहमती यादाश्त है इसका क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि वो किसी भी वक्त कहीं पर भी बमबारी कर सकता है। इस मुफाहमती यादाश्त को वो बर्बाद कर सकता है और अगर कोई मुआहदा 60 रोज़ बाद हो भी जाए तो उसकी भी गारंटी शायद कोई नहीं हो गई। अगरचे कि जो मुफाहमती यादाश्त की तफसीलात सामने आई हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि सलामती कौंसल की करारदाद के ज़रिए और IAEA के जो बोर्ड है, जो एटॉमिक रिलेटेड मामलात होंगे, उसके बोर्ड की करारदादों के ज़रिए इसको इंश्योर किया जाएगा। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में हमारे साथ खालिद फारूकी साहब हैं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत गहरी निगाह रखते हैं ख़ासतौर पर अरब और मशरक़ वस्ता और ईरान के मामला पे। एयर वाइस मार्शल साहब जो हैं एजाज़ महमूद साहब, दिफाई तजिया निगार हैं और हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम में होते हैं, बड़ा जिसे कह लीजिए कि टू द पॉइंट तजिया देते हैं। डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब जो हैं माहिर हैं आलमी अमूर के। पहले तो मैं सबसे पहले एजाज़ महमूद साहब आपके पास आऊँगा, क्योंकि इस जो मैंने जहाँ बात के अपने इंट्रो का इख्तिताम किया है वो हंच कहीं ना कहीं मेरे पास मौजूद है, मेरे दिल में मौजूद है। वो है इसराइल का किरदार, इसराइल की कोशिश। और इसराइल के अंदर अब भी आप देख रहे हैं कि उनके वज़रा, उनके जो इंतहा पसंद हैं, उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जैसे ये वाज़े हो रहा है कि ये ज़बरदस्ती अमेरिका उसे कबूल करा रहा है, अदरवाइज़ वो ये मुआहदा करना नहीं चाहता। ये उसकी जो ख्वाहिश है कि ये मुआहदा किसी तौर ना हो सके। तो आइंदा स्पॉइलर के किरदार, जो उसका स्पॉइलर का किरदार है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कैसे दुनिया जो है वो उसको आलमी कवानीन का पाबंद बना सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपकी जो कंसर्न है वो बड़ी उसमें आपने बड़ी हिकमत वाली बात है, उसमें मैं समझता हूँ, क्योंकि जिस तरह इंसानों के रवैयों से
आप उनके फ्यूचर कंडक्ट के बारे में कोई राय कायम किसी तरह का कोई तासुर ले सकते हैं या कोई अंदाजे लगा सकते हैं। इसी तरह हुकूमतों के भी और रियासतों के भी कुछ पैटर्न्स होते हैं। तो इन हालात में जबकि जंग के 3 जो फरीक थे उसमें सबसे अहम फरीक तो इजराइल है, क्योंकि अमेरिका ने भी जो जंग लड़ी वो इजराइल के इंस्टिगेशन पे और इजराइल के वसी तर इलाकाई मफाद के लिए जो जंग लड़ी गई। लेकिन जब मुज़ाकरात की मेज पे बैठना पड़ा तो इजराइल उसका हिस्सा नहीं था। और फिर हमने देखा कि अमेरिका की डेस्परेशन थी कि किसी तरह ये मुज़ाकरात किसी नतीजा पर पहुंचे, लेकिन इजराइल ने वो जो प्री कंडीशनैलिटीज ईरान की तरफ से थी, बिलखुसूस उनकी एक शिक जो लेबनान के हवाले से थी, इजराइल ने बड़े तवातुर के साथ उस चीज़ को सैबोटाज किया। तो अब अगरचे ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि बिल आखिर हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे ये जो नतीजा खेज एक स्टेज आ गई है मुज़ाकरात की और बैक चैनल डिप्लोमेसी की, जिसका यकीनन क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप फील्ड मार्शल साहब को मैं समझता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रंट उसमें रहे, राइट इन द मिडल ऑफ द वॉर उन्होंने जाके जो है ईरान में मुज़ाकरात को अलाइव रखा और ओवरऑल जंग के टेम्परेचर्स भी कंट्रोल करने में पाकिस्तान ने उनकी काविशों से कामयाबी हासिल की। लेकिन अगर एक आइडियल मुआहिदा भी हो जाए, अगरचे इन हालात में जहाँ पे इतना ट्रस्ट डेफिसिट हो, कोई मुआहिदा भी आइडियल नहीं कराया जा सकता, लेकिन अगर हाइपोथेटिकली कोई आइडियल मुआहिदा भी हो जाए तो इजराइल का रोल एज स्पॉइलर रहेगा। एट बेस्ट हम अमेरिका से ये तवक्को कर सकते हैं कि अमेरिका इजराइल को ये कन्विंस करे कि कुछ अरसे के लिए वो इस मुआहिदे को चलने दे, ताकि एक ब्रीथिंग स्पेस या एक स्ट्रेटेजिक पॉज जो है अपने आप को री इनविगोरेट करने के लिए वो मिल जाए इजराइल को भी, अमेरिका को भी, और ऑब्वियसली वो चाहें या ना चाहें बाय डिफॉल्ट ईरान को भी अपने आप को री इक्विप करने का मौका मिल जाएगा। तो ये कोई भी पीस इस खिते में अगर हम समझें कि वो मुस्तकिल होगा, वो मेरा ख्याल है खाम ख्याली होगी, उसका दुरानिया बढ़ सकता है, जिसकी हमें दुआ करनी चाहिए। अब जहां तक आपने बात की कि क्या कोई इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड होगा इजराइल पर जहां पे उसको मजबूर किया जाए कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करे, तो उसके लिए तो एक अदारा मौजूद है ना, उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा मौजूद है। लेकिन सुपर पावर जो हैं और इस वक्त जो सोल सुपर पावर है अमेरिका, वो तो हर तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को उन्होंने बाईपास किया होगा। आपने देखा गजा के मामले में भी उन्होंने एक पैरेलल या सुपरफ्लुअस पीस बोर्ड कायम कर दिया। तो आजकल के दौर में तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो तो मुझे लगता है कि हेल्ड इन अबेंस है। जिस तरह किसी मुल्क में कोई बगावत होती है तो आइन जो होता है उसको वो मुअत्तल कर देते हैं या हेल्ड इन अबेंस कर देते हैं, इसी तरह इन लोगों ने, जूइश लॉबी ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आज की ये जो दुनिया है उसमें इंटरनेशनल लॉज को उन्होंने बेस किया हुआ है। माइट इज राइट। ठीक है, मैं आपकी बात से जरा बढ़ा के मैं डॉक्टर फानी के पास जाऊंगा। डॉक्टर इरफान फानी साहब, ये बताइए कि अगर सलामती काउंसिल इसराइल के खिलाफ करारदादें मौजूद हैं, वो सुनता ही नहीं है अक़वाम मुत्तहिदा की, तो ईरान को क्या मिलेगा सलामती काउंसिल की करारदाद के जरिए श्योरिटी, इस चीज़ की श्योरिटी लेने के लिए कि इससे कोई उसको श्योरिटी मिल जाएगी? श्योरिटी तो कोई नहीं मिलने लगी। दूसरी बात जो अहम है इस सारे मामले पे, अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम थी इसराइल के मामले में तो बिल्कुल वाज़े हमें नज़र आया, गजा जंग बंदी की बात हो या कोई दूसरा मामला हो, हमें कोई उसका किरदार नज़र नहीं आ रहा। अभी एजाज साहब ने भी यही कहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर कौन सी ऐसी ताकत है? अमरीका तो इसराइल की साइड पे है, जो बरूत पे हमला हुआ तो उन्होंने कहा हाँ हक़ दिफा मौजूद है इसराइल के पास। इसराइल के पास हर तरह का हक़ दिफा है, किसी और मुल्क के पास वो हक़ दिफा नहीं। तो फिर किस तरह से ये जो इंटरनेशनल जो डेकोरम है ये किस तरह से कायम रह पाएगा?
जी शाह साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कहते हैं कि देर आर थाउजेंड ऑफ स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। जुम्मा अभी बहुत दूर है, 19 जून बहुत दूर है, जब इस तरह के मामलात जिसमें बहुत सारे फ्री कैन होते हैं, गल्फ कंट्री है, इजराइल स्पॉयलर के तौर पर, ईरान है, यूएसए है और पाकिस्तान है, तो इस सिनारियो के अंदर दुआ हमें ये करनी चाहिए कि जुम्मे को जिनीवा के अंदर ये दस्तखत हो जाएं। अच्छा, आपने जो बात की कि जब ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस मौजूद है तो उस वक्त ईरान के हवाले से अभी तक उसने क्या कर लिया है, तो देखें जो कोई भी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ना जो रियासत की डिप्लोमेटिक पावर होती है, दैट इज कनेक्टेड विद द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ द स्टेट। अब तक ईरान को कभी भी ऐसा मौका मिला नहीं था कि वो दुनिया को अपनी इस तरह से पावर को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता। इससे पहले ना ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से इस तरह से अटैक किया गया और ना अमेरिका उनके साथ मौजूद था। ईरान के ऊपर एक विलन का टैग लगा दिया गया था और इजराइल की लेंस से जो है वो दुनिया और मगरबी दुनिया ईरान को देख रही थी और जो इलाकाई ममालिक थे वो भी देख रहे थे। लेकिन अब जब निगोशिएशन हुई हैं तो के बाद भी आपको डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स में कुछ चीजें ऐसी नजर आई हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से हम समझ रहे थे कि ईरान इस तरह का मुल्क है, ये उससे जरा मुख्तलिफ मुल्क है, ये स्मार्ट लोग हैं और इनकी जो तहजीब है वो 5000 साल पुरानी तहजीब रखने वाले लोग हैं, तो जिस तरह से ईरान ने अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट किया है और अपनी पावर को पोर्ट्रे किया है, इसके बाद उसकी जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी के ऊपर अब उसका अपर हैंड आप समझ ले। अभी भी आप देख लें कि जितनी भी दफा डील की बात कर रहे थे तो वो सारी की सारी बात आ रही थी अमेरिका की तरफ से। मतलब जब भी ये कहा जाता था कि वी आर क्लोज टू द डील, तो ये 38 to 50% ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। क्यों कहा गया कि ईरान ने अपनी जो पावर थी उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर लिया, दुनिया को बता दिया कि वो कितना ताकतवर है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके पास है, वो जब चाहे दुनिया की जो ऑयल सप्लाई लाइन है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, जब चाहे मशरक वुस्ता के ममालिक की जो एयर स्पेस है उसको वो बंद कर सकता है। लिहाजा ये वो सारे के सारे लेवरेजेस हैं जो अब दुनिया को समझ आ गए हैं कि वो ईरान के पास हैं। लिहाजा अब ईरान जो कहेगा, क्योंकि आप इस पूरी जंग में भी आप देखें कि जो अमेरिका कहता रहा है उसके ऊपर तो खदशात दुनिया को रहे हैं और वो झूठ भी साबित होता रहा, लेकिन जो ईरान ने दावे किए हैं उनमें से कोई भी दावा आपको गलत होता दिखाई नहीं देता। ईरान ने कहा कि हमारे इतने लोग जो हैं वो मरे हैं या इतने हमारे ऊपर हमले हुए हैं, वो सारी की सारी दुनिया जो है उन फैक्ट्स को मानती है। तो ईरान ने सफारतकारी के अंदर भी जहां अपना लोहा मनवाया है इस साढ़े तीन माह के अंदर, वहां उन्होंने मिलिटरीली भी दुनिया को यह बता दिया है कि एक सैंक्शन ज़दा जो मुल्क है वो किस तरह से दुनिया की दो टॉप टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर पावर्स को नाकों चने चबवा सकता है। और वो जो दोनों ममालिक मुत्तहिद होकर ईरान के ऊपर हमला करने आए थे, जब जंग का इख्तिताम हुआ तो उन दोनों ममालिक के दरमियान दरारें पड़ती हुई आपको नजर आ रही हैं। इस वक्त एक सफ़े मातम है जो इजराइल के अंदर बिछा हुआ है और पूरे अमेरिका के अंदर इसको ईरान की एक स्ट्रेटेजिक विन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ईरान ने अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर के साथ अपनी जो डिप्लोमेटिक माइलेज है उसको अपनी फेवर में कर लिया है। और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि ये जो इलाकाई ममालिक हैं वो भी ईरान के साथ डील करने में अपनी अप्रोच को तब्दील करेंगे और अमेरिका भी अब जिस तनाजुर में इजराइली लैंड्स के साथ डील करता रहा है ईरान को, वो भी अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील करने की कोशिश करेगा और ईरान को समझने की कोशिश करेगा कि हमने सारी की सारी ताकत आजमा ली लेकिन ईरान का जो रजीम है वो इंटैक्ट है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले हदफ नहीं था, वो भी आपने खुलवा दिया, तो कौन सा कारनामा आपने सारा अंजाम दे लिया। ईरान पहले भी कह रहा था कि मैं एटम बॉम्ब नहीं बनाऊंगा, अब भी वो कह रहा है कि मैं नहीं बनाऊंगा। एक लिमिटेड जो इनरिचमेंट की बात है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी न्यूयॉर्क टाइम को इंटरव्यू देते हुए कर लिया कि हाँ एक महदूद जो वो इनरिचमेंट सिविल न्यूक्लियर जो, तो कहने की बात यह है कि ईरान उन तमाम दावों में सच्चा साबित हुआ जो ईरान ने किए थे और अमेरिका और इजराइल और उन तमाम अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रहे जो अहदाफ लेके वो इस जंग में आए। ठीक है, मैं अब ये जो MOU की 14 निकात हैं इस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन पहले यहाँ जो सवाल डॉक्टर साहब की बात से सामने आया है वो ये है कि ईरान बीइंग अ विनर, जब वो विनर नहीं था उसको प्रोपेगेंडे के ज़रिए भी जो भी उसकी शक्ल दिखाई गई थी, जो भी मामलात थे, उसके साथ भी अरब ममालिक और उसके हमसाया ममालिक जो है वो अपने आप को इनसिक्योर समझते थे।
आप जानते हैं कि मुझे पाक अरब अमेरिकन कॉन्फ्रेंस याद आती है जहाँ पे हर बंदा ये समझता था कि जी बस अभी ईरान हमला होने वाला सऊदी अरब के ऊपर, जब इस्लाम साहब गए थे पिछले टेन्योर के अंदर, मैं वहाँ मौजूद था। अब मामला ये है कि ये जो ईरान इस जीत के बाद जो अरब ममालिक हैं वो अपने आप को पहले से ज़्यादा गैर महफूज तस्वर करेंगे। क्या सिचुएशन होगी उस सूरत में बन सकती है? किस तरह से ईरान उनको ये यकीन दिलाएगा या उनसे बात करेगा कि वो अपनी इस इनसिक्योरिटीज, क्योंकि इसके अगेंस्ट ही सारे अड्डे बनाए गए, फौजी अड्डे बनाए गए, तो ये जो पैराफिनेलिया है ये कैसे चेंज होगा? मैं नौशाद साहब, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी इसमें डिफरेंट भी एक पहलू से गुफ्तगू करना चाहूँगा। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जो डील हुई है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। हाँ जी। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद सबसे बड़ी एक सिफारती अमन के लिए सबसे बड़ी सिफारती कोशिश है जो तो कौमी असम्बली में कहा गया कि पाकिस्तान को या मौजूदा क़यादत को अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए इस एफर्ट के ऊपर। बिल्कुल मिलना चाहिए, बाकी छोटी छोटी बातों में मिल सकता है, इस पर मिलना चाहिए। वर्ल्ड वार में सिर्फ एक सुपर ताकत थी जिसके पास एटम बम था। यहाँ पे 2 मुल्क थे जिनके पास एटम बम था, अमेरिका के पास भी और इसराइल के पास भी। पाकिस्तान और 10 ममालिक, 11 ममालिक इसमें, शायद 10 या 11 ममालिक इसमें इन्वॉल्व थे। तो उस झगड़े को, तनाज़े को समेटा है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान की लीडरशिप को बड़ा खराज तहसीन इस पर पेश करना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से ईरान को इस तनाज़े से निकाला है, और इस तरह उन्होंने अमेरिका को भी एक फेस सेविंग दे दी है, वो भी निकले हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसराइल का बहुत बड़ा फेलियर ये है कि वो इस तनाज़े को बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सका, या अभी तक नहीं है। लेकिन कल को वो कैसे कामयाब होता है, बैरूत पे वो कब्जा, लेबनान पे वो कब्जा छोड़ता है, नहीं छोड़ता। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या तनाज़ा असल में इस पूरे रीजन का ये है, ईरान और अमेरिका? क्या तनाज़ा जो है वो अरब मुल्कों का और ईरान के ताल्लुकात ये है? ये मुझे ये बताए ना, ये तनाज़ा क्या अरब? मेरे नजदीक तो तनाज़ा एक्चुअली इसराइल है। नहीं। देखिए, तनाज़ा असल में है फिलिस्तीनी रियासत। हाँ जी, मैं ये अर्ज करना ठीक है। इस सारी बहस में फिलिस्तीनी रियासत कहां पे है? इस सारी बहस में या ईरान ने मुज़ाकरात जीत लिए, ईरान ने जंग जीत ली, इस पे फिलिस्तीनी रियासत कहां पे है? अब फिलिस्तीनी रियासत का मतलब इसके बाद आएगा ना? नहीं, क्यों बाद में आएगा? हमारा देखिए, ईरान का अमेरिका से, ईरान की इसराइल से दुश्मनी क्या थी? मर्गबार इसराइल की क्यों थी? अल-कुद्स की लड़ाई थी, क्या थी? वो जो हर हफ्ते, हर जुमे को बनाया जाता था। ये बात तो ये थी कि हम जी यहाँ पे इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते। अभी बड़ी स्मार्टनेस से, बड़ी चालाकी के साथ वेस्ट सारे ने, अमेरिका ने उस सारे फिलिस्तीन के तनाज़े को गोल किया हुआ है। और ये तनाज़ा क्या बन गया? किसकी जीत किसकी हार है? अमेरिका की हार, इसराइल ईरान की जीत। मान लिया इस बात को, ये है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इस ये जितनी भी प्रपोजल, आप जितने भी निकात अब तक हमारे सामने पॉइंट्स आए हैं, इसमें फिलिस्तीनी रियासत का कहाँ पे मामला है? नहीं, यकीनन फिलिस्तीन किसी जगह पे उसका एक लफ्ज भी नहीं है। अगर लेबनान की बात है कि लेबनान में हिजबुल्लाह बैठी है और हिजबुल्लाह को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, देखिए लेबनान की जो दाखिली सलामती है उसको तो 2 चीज़ें, लेबनान की सलामती को 2 चीज़ों ने मुतासर किया हुआ है, एक इसराइल ने और एक हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह क्या है? स्टेट विद इन स्टेट। क्या हिजबुल्लाह वहाँ की लेबनान की हुकूमत है? क्या हिजबुल्लाह लेबनान की रियासत को रिप्रेजेंट करती है? वो जायज़ है या नाजायज़, इस बात को छोड़ें आप। क्या हिजबुल्लाह लेबनान की रियासत को रिप्रेजेंट करती है? नहीं करती। लेबनान को रिप्रेजेंट कौन करेगा? लेबनानी हुकूमत करेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है, वो तो उसके ऑपोजिट भी तो बात की जाती है। लेबनानी हुकूमत के बारे में बात की जाती है कि वो अमेरिकी दरपर्दा है। ये तो गलत बात है ना, ये तो हम ऐसे ही नहीं, ये आप फिर आप खुद हम पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं कि वो तो वहां के पर्सपेक्टिव और है। नहीं नौशाद साहब, हम खुद ही लेबनान की हुकूमत के ऊपर एक इल्जाम लगा रहे हैं। हम कौन होते हैं लगाने वाले इल्जाम? लेबनान की हुकूमत, जिसको लोगों ने वोट दिए, वो फैसला करे। जो हुकूमत वहां बनती है वो टाउट बनती है, एजेंट बनती है, बने ना बने। मसला मैं आपको फिर ये बताऊं, इस सारे मामले में क्या हुआ है, फिलिस्तीनी रियासत का कहीं भी कोई जिक्र नहीं हो रहा, गजा को खाली करवाने का कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा, और वो यरूशलेम को आधा तकसीम करने का कहीं जिक्र नहीं हो रहा। इस मसले ने हल कब होना है? इस मसले ने हल होना है जब तक फिलिस्तीनी रियासत नहीं बनती, और इस मसले ने हल होना है 2 स्टेट थ्योरी के बुनियाद पर। इस 2 स्टेट थ्योरी को कौन नहीं मानता था? 3 कुव्वतें नहीं मानती थी। एक इसराइल का रिजिड अनासर जो कंजर्वेटिव है वो नहीं मानते थे, एक वहां पे हमास नहीं मानती थी, और एक ईरान नहीं मानता था। इन 3 कुव्वतों के अलावा सारी कुव्वतें ये कहती थी 2 स्टेट थ्योरी को हर मुल्क मानता है। ईरान उसमें रुकावट है, उस 2 स्टेट थ्योरी में। आज जो मामला सारा तय पा रहा है, जितनी बात हो रही है, इस पे फिलिस्तीनी रियासत कहां पे गुम हो गई? आप क्यों नहीं बात कर रहे गजा की? आप क्यों नहीं बात कर रहे मगरबी किनारे की? अब ये सारी चीजें देखिए, आप इसराइल ने भी बड़ी चालाकी से, होशियारी के साथ
उसमें से फ़लस्तीनी रियासत को निकाल लिया है, और हम बात क्या कर रहे हैं कि क्या इसराइल इसकी खिलाफवर्जी लेबनान की करेगा नहीं करेगा। मामला ये है कि इस चीज़ को सारी को इसके साथ, अगर ये जिस वजह से इसराइल की और ईरान की लड़ाई शुरू हुई वो इसलिए शुरू हुई थी कि गज़ा में इसराइल ने बमबारी की थी, ईरान ने उनके ऊपर मिसाइल चलाए थे, उन्होंने भी जवाबी तौर पे इसराइल ने भी हरकत शुरू कर दी, उन्होंने हमला कर दिया बाकायदा तौर पे। अब इस हमले में अमेरिका भी शामिल हो गया। आज इस मामले को हल करने के लिए ये मुसलमान ममालिक जो बगलें बजा रहे हैं ना, ये सारे एक खुशफहमी का शिकार हो गए हैं, ये फ़लस्तीनियों को भूल गए हैं। उनकी रियासत का वो जो जिसमें कहा गया है कि तमाम महाज बंद किए जाएंगे मशरिक उसमें कहां पे है, उसमें गजा कहां पे है? यकीनन गजा का नाम नहीं है तो क्यों नहीं है ना। देखिए ना, जब ये आप डील कर रहे हैं, जब ये बात कर रहे हैं, बोर्ड बन गया ना, वो गजा के लिए बोर्ड क्या, इसका मतलब ये है, इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमने गजा के लिए जो बोर्ड है वो रास्ता हमने सिलेक्ट कर लिया है। रास्ते में तो उसमें तो सारे लोग मौजूद है ना, पाकिस्तान समेत। फिर वही अर्ज कर रहा हूं, फिर वही अर्ज कर रहा हूं कि आज ईरानी क़यादत भी जब ये सारा कुछ कर रही है, डील कर रही है, मामला तय कर रही है, तो उसमें जब वो लेबनान का बार बार जिक्र करते हैं तो लेबनान ही क्यों, ये क्यों नहीं है? तो लेबनान पे इसराइल हमलावर भाई मैं कह रहा हूं फिल वक्त लेबनान पे हमलावर तो हो रहा है, लेकिन गजा को तो हड़प कर चुका है वो, उसकी बात क्यों नहीं हो? वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो उसके लिए उस मसले को एक इससे पहले एक जगह पे सेटल किया गया। बहस का रुख मोड़िए, मैं आपको बताऊं, बहस का रुख मोड़िए और ये ज़हन में रखिए कि जब तक फ़लस्तीनियों की रियासत का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक खिते में अमन नहीं हो सकता। ना आप इसराइल को किसी शर्मंदगी से बाज रख सकते हैं, ठीक है, और आपके पास कोई इसके अलावा सलूशन भी कोई नहीं है। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान आज हम की बात करते हैं, आज हम बात ये कर रहे हैं कि इसराइल ईरान पर हमला ना करे, ईरान कहता है जी ये मुझ पे हमला करे, इसका मतलब है कि आप तो एक दूसरे के साथ इस डायलॉग में चले गए, पुरअमन बकाए बाहमी पे आप चले गए, आप मुझ पे हमला ना करें, मैं तुम पे हमला नहीं करूंगा। तो फिर आप मर्गबार इसराइल का जो नारा लगाते थे, मर्गबार अमेरिका से तो पीछे हट गए, हम मर्गबार इसराइल का जो नारा लगाते थे उसमें तो फिलिस्तीनी रियासत को आप कुर्बान कर गए। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं चाहूंगा कि एजाज महमूद साहब और डॉक्टर फानी साहब ये जो बात फारूकी साहब ने जो पॉइंट उठाया, क्योंकि बेस तो बहरहाल इस खित्ते के अंदर वो कांटा जो वहाँ पे बोया गया था इसराइल की शक्ल में इस खित्ते में, उसकी वजह से सारे मामलात हैं, वो जब तक हल नहीं होता क्या खित्ते में अमन आ सकता है, इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले खालिद फारूकी साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि एक्चुअली इस सारे जो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो फसाद है उसकी जो मामला है वो जुड़ा है फ़लस्तीन और दो रियासती फार्मूला है उससे। वो अगर हल नहीं होता तो फिर ये मामला क्या होगा। एजाज साहब, ये लबनान समेत तमाम महाज़ों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का फैसला, इसमें क्या गज़ा शामिल है? क्योंकि इसमें लबनान का मेंशन किया गया लेकिन गज़ा का मेंशन नहीं किया गया, ये एक मामला है। मैं असल में चाह तो रहा था कि हम मुआहदे के अहम नुकात पे बात करेंगे, लेकिन बहरहाल अभी ये बात इंपॉर्टेंट है फारूकी साहब की कि एक्चुअली जिस बात का मसला है, गज़ा की बात तो हुई नहीं, ईरान अगर खुद पीस बोर्ड का हिस्सा नहीं है, वो उसको तस्लीम नहीं करता, उसने अमेरिका की सालिसी भी तस्लीम कर ली अब, क्योंकि जब अमेरिका ने कहा कि इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान ये हमला, इसका जवाबी हमला ना करे, तो एक तरह से उसकी सालसी भी कबूल कर ली। तो इस स्टेटस के साथ कि कल तक वो अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाता था, इसराइल मुर्दाबाद का नारा लगाता था, लेकिन आज वो उस स्टेप से पीछे आ चुका है, अपनी पड़ गई शायद, इस वजह से वो अब इस मामले को तय कर रहा है। अगर इस मामले को तय करने के बाद गजा को भुला दिया जाता है, फ़लस्तीन को भुला दिया जाता है, तो फिर तो ये जो मामला है ये किसी और तरफ चला जाएगा। इस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ज़रा बताएं कि ये दिफाई पर्सपेक्टिव से जो मुसलमानों का एक जो पर्सपेक्टिव है उससे तो अब हम हट गए। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने, खालिद फारूकी साहब ने जो बात की ना, उससे मुझे मसला कश्मीर की जो है वो बात याद आ गई, उसकी भी रेलेवेंस बनती है। देखिए, मसला कश्मीर को भारत यूएनओ में लेके गया, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की बेशुमार करारदादें, और उन्होंने इसको इंटरनेशनलाइज किया जी। लेकिन जब 71 का सानया हुआ तो उसके बाद उस पूरे मसला कश्मीर की कम्प्लेक्शन उन्होंने बदल दी, उसको मुआहदा जो शिमला मुआहदा हुआ जी उससे जोड़ दिया, उसमें उन्होंने उसको बायलैटरल जो है बात जो है न करार दे दिया, और बतदरीज अल्टीमेटली 2019 में उन्होंने स्पेशल स्टेटस को रिवोक करके उन्होंने उसको अपना इंटरनल मामला बना दिया।
तो यही सिमिलैरिटीज हमें फ़लस्तीन में नजर आती हैं कि जहां पर पहले सारी अरब ममालिक भी तस्लीम नहीं कर रहे थे, वो इजराइल के खिलाफ थे, उन्होंने 2 बड़ी जंगें लड़ी, और उसके बाद आप देखिए कि उन तमाम मुल्कों ने तो डायरेक्टली या इन एसेंस इजराइल को तस्लीम भी कर लिया, कुछ ने उनके साथ ताल्लुकात भी बना लिए, मुआहदा इब्राहिमी भी हो गया। तो अब जो है वो जो पूरा ये मशरिक वस्ता का जो मामला है वो एक नए पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है, जिसमें असल बात जो है वो वहीं की वहीं है, उस पर कोई बात वाकई नहीं हो रही। क्योंकि अभी तो जंग बंदी हुई ना, तो ये तो बेसिकली एक फायर फाइटिंग है कि जो आग लगाई थी उन्होंने उसको बुझाने के लिए एक लाया अमल तैयार किया जाए, और उस सिचुएशन में ईरान अपने लिए बाय वर्च्यू ऑफ ईरान आप कह लीजिए एक नोशन ऑफ विक्ट्री, या उनको जो उन्होंने इस पूरी जंग में सरवाइव करके जो कुछ कमाया वो उसको इनकैश कर रहे हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे। ठीक, तो हम लेकिन आपको लगता है एजाज साहब कि अगर ईरान, ठीक है, मेरा ईरान की जीत से बात तो ठीक है, लेकिन क्या मसला फ़लस्तीन सिर्फ ईरान ही की जिम्मेदारी है? क्या उन अरब मुल्कों की जिम्मेदारी नहीं है जिनकी जोग्राफियाई जो है डोमेन में ये मसला आता है? देखिए, इस तरह के मसले के एक आइडियोलॉजिकल पहलू है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक हम उसको नाजायज रियासत तस्लीम करते हैं इजराइल। जी जी, मतलब तस्लीम नहीं करते, मतलब करार देते कहते हैं वो नाजायज। और उसके बाद उसका एक जोग्राफियाई पहलू भी है ना कि जिन मुल्कों की सरजमीन ले ली गई इजराइल को एक्सपेंशन देने में, वो तो सारे दस्तबरदार हो गए हैं। वो इजिप्ट जिसने जंग लड़ी थी वो तो उनके साथ रंगरलियां मना रहा है। सऊदी अरब उनके साथ जो है ना अभी इस जंग से पहले तो बहुत क्लोज थे। तो मैं समझता हूं कि लेकिन जंग के बाद उसने कह दिया कि मुआहदा इब्राहिमी जो है वो अब मुमकिन नहीं रहा। ये बात सऊदी अरब की तरफ से कही गई है। जी, लेकिन वो सब देखें, टू बी ऑनेस्ट, ये मसला इसलिए है कि तमाम अरब मुल्क या तमाम मुसलमान मुल्क वो इस मसले को अपने अपने लेंस से देखते हैं, और जहां उनके मुफादात पे कोई किसी किस्म का कोई प्रेशर आता है वो उसको मैनेज करते हैं। किसी की मसला फ़लस्तीन के साथ कितनी सिंसियरिटी है या फ़लस्तीनियों के साथ कितनी सिंसियरिटी है, फ़लस्तीनियों के साथ जो मुसलमान मुल्कों में जो सलूक हुआ है माजी में, वो हम भूल गए क्या? टू बी ऑनेस्ट, कोई मुल्क उनको अपने, हाँ हमने तो जो 40 लाख अफगानियों को अपने मुल्क में रखा हुआ है, फ़लस्तीनियों को तो कोई मुसलमान मुल्क अपने पास रखने को तैयार नहीं। तो फिर ये नारे लगाना मर्ग बर इजराइल और ये सारी चीजें, इनका क्या जो है सिग्निफिकेंस होगा? मेरे पास तो इसका कोई ऑनेस्टली जवाब नहीं। ठीक है, मैं अब ये चूंकि टाइम अब शॉर्ट होता जा रहा है, इस पे बात भी करनी थी, लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे ये ज़रूर, मैंने जिस तरह फारूकी साहब को कहा था कि बतौर फातेह ईरान के से अरब ममालिक इनसिक्योर होंगे, अब अगर फ़र्ज़ कीजिए ईरान अगर फातेह है इस सारे मामले के अंदर, तो ईरान फ़लस्तीन के मामले पे आपको क्या लगता है? लबनान में तो वो बहुत ओपन है, हिजबुल्लाह के लिए वो खड़ा है, लेकिन फ़लस्तीन के बारे में कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि वो इस कॉज को फिर जिंदा रखेगा या वो यहां से अब पीछे हटेगा आगे बढ़ने के बजाय? देखिए शाह साहब, 7 अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था ना, वो इसलिए किया था कि 1 महीने पहले यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के अंदर नेतन्याहू ने एक मैप दुनिया को दिखाया था, और उस मैप के अंदर ये बताया था कि ये वो ममालिक हैं जो इजराइल के साथ ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं, लिहाजा फ़लस्तीन एक बहुत बड़ा इशू नहीं रहा जो कि अब ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। तो हमास ने जब अटैक किया था वो इसी वजह से किया था कि अगर इसी तरह से अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनते गए अरब कंट्रीज, तो फ़लस्तीन का मसला तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने से मुराद ये है कि खुद ही इजराइल और अरब ममालिक सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, समझौता कर लेंगे इसके ऊपर, और इजराइल जो है
है वो वेस्ट बैंक के ऊपर और गजा के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर लेगा। अब उसके बाद जो ईरान ने इस जंग के अंदर शिकस्त फाश दी है इजराइल को, उसके बाद जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है ना वो अब्राहम अकॉर्ड को हुआ है। वो अब्राहम अकॉर्ड के तमाम मशरक़ वस्ता के ममालिक, सऊदी अरेबिया भी उसमें है, यूएई तो चलो उसमें शामिल हो चुका है, बहरीन है या दीगर जो कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे अब स्केप्टिकल हो चुके हैं टुवर्ड्स अब्राहम अकॉर्ड। और अब्राहम अकॉर्ड होने का मतलब, ना होने का मतलब ये है कि फ़लस्तीन का जो मसला है उसको जिंदा रखने में ईरान की इस जीत ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। कि अगर ये सारे के सारे ममालिक अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाते तो मजरा, जैसे अभी एयर वाइस मार्शल साहब फरमा रहे थे कि ये इशू वैसे ही ना रहता, अरब कंट्रीज ने कॉम्प्रोमाइज कर लेना था, और जब अरबों ने कॉम्प्रोमाइज करना था तो अजमियों ने कहाँ पीछे रहना था, उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज कर लेना था। लिहाजा ईरान ने जिस तरह से इस जंग के अंदर, और ये जो देखिए इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो इमीडिएट इवेंट होते हैं ना, ऑल इवेंट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलॉक्ड विद ईच अदर, तो हमने उस इवेंट को ही पहले डिस्कस करना है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो थी वो कोलैप्स कर रही थी, जापान से लेकर मैक्सिको तक दुनिया की पॉकेट्स के ऊपर इसके असरात थे। लिहाजा ये डील हुई है तो दुनिया के लिए एक साई ऑफ रिलीफ है। जब इस साई ऑफ रिलीफ से आप निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अब जो दीगर मामलात हैं, देखिए पहले 60 दिनों के अंदर, क्योंकि ये एक मल्टी स्टेज डील है, ये कोई एक ही वक्त में नहीं होनी, पहले 60 दिनों के अंदर एक ये जो मेमोरेंडम कायम हुआ है इनका एक अंडरस्टैंडिंग का, उसके अंदर वो तमाम इश्यूज जिसके अंदर एटॉमिक न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की जाती है या रीजन वाइड जो ईरान का इन्फ्लुएंस है उसकी बात की जाती है। अभी हमारे पास चंद नुकात वो भी मीडिया, आपको लगता है कि ईरान उन दिनों के अंदर फलस्तीन के मामले को जेर बहस लाएगा? जी बिल्कुल। जब मैं रीजन वाइड जंग बंदी की बात करता हूं तो उसका मतलब क्या है, देखें लेबनान के ऊपर जब अटैक किया था ना इजराइल ने, तो फौरन से उसका जवाब जो है इजराइल के ऊपर अटैक करके दिया था ईरान ने। और अभी भी जब बैरूत के ऊपर अटैक हुआ था तो बहुत सारी ऐसी शर्तें थी जो अमेरिका नहीं मान रहा था ईरान की, लेकिन जब ईरान ने कहा कि वो अटैक करने जा रहा है इजराइल के ऊपर, तो अमेरिका ने कहा तुम अटैक मत करो, हम तुम्हें ये रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार हैं। तो जब ईरान इस खित्ते के एक स्ट्रेटेजिक पावर बन के सामने आएगा, पाकिस्तान, तुर्की या दीगर ममालिक भी उसके शाना बिशाना खड़े होंगे, और बाकी जो ममालिक हैं उनको भी समझ आ गई है कि अमेरिका और इजराइल जो है वो उनके सज्जन नहीं है, उन्हीं की वजह से सारे का सारा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो फिर फलस्तीन के मसले को हल करने के लिए जो दबाव दरकार है उम्मत मुसलमान की तरफ से या अरब रियासतों की तरफ से, वो तभी दबाव हम उनके ऊपर डाल सकते हैं कि जब इस खित्ते के अंदर इजराइल और अमेरिका जो है उसको इसी तरह की नाकामी का सामना करना पड़ता है। ठीक है फारूकी साहब, आपने बहस का जो रुख है वो मोड़ दिया था, हम उस पर भी बात करते रहेंगे। यकीनन मसला फ़लस्तीन को और मसला कश्मीर को किसी सूरत भी जो है वो बैक बर्नर पर नहीं डाला जा सकता, ये मुमकिन नहीं है, इसके बगैर खित्तों के अमन कायम नहीं किए जा सकते, नमान यहाँ। अब मामला ये है, अब ये जो बात है जो शिकें सामने आई हैं, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 24 अरब के जो मुंजमद असासे हैं उसमें से 12 अरब जो है मुज़ाकरात शुरू होने से पहले अदा किए जाएंगे। ये एक शिक सामने आ रही है। 300 अरब डॉलर की कॉम्पनसेशन जो है उसकी बात की जा रही है, जो तामीर नौ के लिए ईरान को दिए जाने हैं। किसने देने हैं ये इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। अरब ममालिक ने, मेरे ख्याल अरब ममालिक तो नहीं होंगे, 300 बिलियन डॉलर अमेरिका उन्हीं पे डाल देगा। अखैर पर ये एक इंपॉर्टेंट मामला है। और जो पाबंदियां हैं, जब पाबंदियां नरम की जाने की बात आएगी, यकीनन वो मरहलावार होंगी, तो उस सूरत के अंदर पाकिस्तान जो है वो क्या एडवांटेज ले सकता है, ख़ासतौर पर तवानाई की ज़रूरियात के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारी एक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मामला भी था, वो अपने वहाँ ईरान तक उन्होंने कंप्लीट की हुई है। अगर पाकिस्तान उसको आगे से फौरी तौर के ऊपर कंप्लीट कर लेता है, बना लेता है, तो खासा एडवांटेज मिल सकता है मेरा ख्याल है पाकिस्तान को। तो ये दोनों मुल्कों की जो मईशत है, ईरान के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, वो जो बेचारे जिन्होंने करेंसी लेकर रखी थी उनका क्या बनेगा, मगर मकसद कहने का ये है लोगों ने इसी आस के ऊपर। लेकिन 12 बिलियन डॉलर की इंजेक्शन, फौरी इंजेक्शन जो है वो उसकी मईशत को खासा सहारा दे सकती है ईरान को। वो देखिए ईरान को जो नुकसान पहुंचा है इस दौरान वो बहुत बड़ा है। अब उसमें 12 अरब डॉलर उसका हिस्सा उसका बनता है, तो वो जो उसके एसेट्स हैं वो उसको मिलने चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं, इंसाफ का तकाजा यही है कि उसको उसके एसेट्स मिले। जो ईरानी मईशत है उसकी बेहतरी के लिए देखिए ना, अमेरिका अपना एक प्लान लेके बैठा हुआ है। मैं इसमें एक कॉन्स्पिरेसी सी मुझे फील होती है ना। आपने कैंप डेविड किया, इजिप्ट को एक लालच देके कैंप डेविड कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से आप जब किसी भी मुल्क को तोड़ते हैं और उसको अलग करते हैं और उसमें मुफादात उसकी तरफ लेके जाते हैं, तो फिर उस मुल्क की पॉलिसी आपके साथ क्या होती है।
ईरान भी इसी दुनिया का एक कंट्री है, वो भी उसके जो लोग हैं, उसके जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इसी दुनिया के लोग हैं। इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी बन सकते हैं अमेरिका के साथ इन फ्यूचर। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ईरान के अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बन सकते हैं। आज आप जिन अरब कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं वो सिर्फ महज उन अरब कंट्रीज़ की नहीं, ईरान क्यों नहीं बनाएगा अपने ताल्लुकात? ईरान क्यों अलग से रहेगा? ईरान को क्या मसला क्या है अमेरिका के साथ? अगर वो अमेरिका जो है ईरान की इस रजीम से खुश हो जाता है, वो कहता है जी ठीक है आप ही हैं यहाँ पे, तो ईरानी भी उसको वेलकम कह देंगे। मुझे लगता ये है कि फ्यूचर यही है। जो 300 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है एक्चुअली, वो ईरान के लिए बहाली के लिए कंपनसेशन नहीं, हाँ वो अब उस पर जो पैसा खर्च होगा ये अरब मुल्क खर्च करेंगे। पाकिस्तान को उसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? पाकिस्तान ने अब तक तो देखिए सफारती महाज पर एक अपनी बड़ी नेक नामी कमाई है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एक आइसोलेटेड कंट्री के तौर पे पाकिस्तान को तन्हाई में समझा जाता था। पाकिस्तान उससे निकल के पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया है। इसमें मैं समझता हूँ दोनों शख्सियात को क्रेडिट मिलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना चाहिए और फील्ड मार्शल को मिलना चाहिए। फील्ड मार्शल ने उसमें मतलब यह कि एक नाकाबिले यकीन सा उनका एक किरदार है। सारी हुकूमत मतलब उस पर अच्छा रोल पाकिस्तान ने प्ले किया। अभी मामला यह है कि ईरान से जो आपको गैस मिलती है तो आप उस सस्ते निर्खों पे वो गैस लें जो आपने महंगे मुआहदे किए, फिर आप ज़हन में रखें क्योंकि हमारी पॉलिसियां गलत है, एक सिमत में चल चुकी हैं। अब आप सस्ती गैस लेके क्या करेंगे? आप कहेंगे जी सस्ती गैस भी ली तो गर्दिशी कर्जे सर पे मौजूद हैं, तो आप उस गैस की कंजम्पशन, आपकी एलएनजी के मुआहदा वैसे ही वो अभी तो रोक दिया गया ना, तब से तो वैसे ही मामला वो वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप एलएनजी में तो पैसे दे रहे हैं ना, वहाँ गैस सेक्टर में भी तो पैसे दे रहे हैं। आप वो मुआहदे कैंसिल करें और ईरान से और पेट्रोल की और जो गैस के है इसको आप अपनी सनतों के इस्तेमाल के लिए लेके आएँ और आपको जितनी सस्ती ये गैस मिलती है उससे आप अपनी जो इंडस्ट्री है इसको बहाल करने में आपको मदद मिल सकती है। पाकिस्तान का सी पैक प्रोजेक्ट भी इस वक्त पाकिस्तान की हद तक फेलियर का शिकार है। वो इसलिए कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने की कोई कैपेसिटी नहीं है। आपके पास कोई ऐसी एक तो स्किल की मैं बात कर रहा होता हूँ और दूसरी बात यह कि एनर्जी बहुत महंगी है। वो एनर्जी क्राइसिस आप अपना दूर कर लें तो पाकिस्तान में इसके फायदे ही फायदे हैं, रोजगार के मौके मिलेंगे। फिर इन दिनों पाकिस्तान को मैक्सिमम ईरान के साथ कोऑपरेशन ये करना चाहिए कि यहाँ से मिसाल के तौर पर सीमेंट और स्टील ये दोनों चीजें ईरान में बहुत जा सकती हैं। इसकी पाकिस्तान उनको एक्सपोर्ट अपनी कितनी मैक्सिमम कितनी बढ़ा सकता है, गजाई अजनास की एक्सपोर्ट उनको कितनी बढ़ा सकता है। अफगानिस्तान नहीं जा पा रहा, ये सारा माल जो है सारे का सारा माल आप ईरान भिजवाएं तो जरूरत है। और यहाँ पे आप अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए अलग से कोशिश करें और अपनी ज़राअत को बेहतर करें। ज़राअत में आप करेंगे आपको क्योंकि जल्दी ग्रोथ, यहाँ एक साल के अंदर अच्छी फसल, आप एक साल इंसेंटिव दे अगले साल अच्छी उसमें फसल मिल जाती है, तो ये आप कर सकते हैं। और ईरान के साथ आपकी रिलेशनशिप, और फिर सबसे बड़ा फायदा जो है, आखिरी में सिर्फ उसमें बात कह दूं, सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि आपको बलूचिस्तान के हवाले से जिस गैर यकीनी का आपको रहता था, इंडिया की वहाँ जितनी मुदाखलत थी, इसराइल जिस तरह आके BLA वगैरह की कलदम की सपोर्ट कर रहा है, आपको ईरान की सूरत में एक ऐसा इत्तेहादी वहाँ मिल सकता है जो आपके इस बॉर्डर को, इस साइड को सिक्योर कर सकता है। ईरान की साइड से जो मामला है वो कम से कम ये बहुत बड़ी आपको सपोर्ट मिल जाएगी, एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाएगा। अब एयर वाइस मार्शल साहब, तेल के ऊपर ये कहा जा रहा है सैंक्शंस अगर लिफ्ट होती हैं तो ईरान आलमी मंडी के अंदर तेल बेचता है, तो मेरा ख्याल है कि अगर उसको कोई कॉम्पनसेशन ना भी मिले तो सिर्फ तेल की जो एक्सपोर्ट है अगर वो आलमी कीमतों के हिसाब से कर लेता है तो उसी से वो अरब ममालिक की सतह पर पहुंच सकता है। चंद साल के अंदर वो इतना कमा सकता है कि वो चंद सालों में अपनी इकोनॉमी को कहीं से कहीं ले जा सकता है। जी बिल्कुल, वो तो एक सस्टेनेबल इकोनॉमी इंशाल्लाह उससे बन सकती है। लेकिन अगर कोई कॉम्पनसेशन मिलती है या इन काइंड जो उनका रीहैब का प्रोसेस है उसमें कोई फंडिंग उनके लिए अरेंज होती है तो वो उनको एक तरह का जो है एक बूस्टर मिल जाएगा कि वो एक कम वक्त में ज्यादा जो है रिकवरी कर लेंगे, अपनी इकोनॉमी को ज्यादा बेहतर रिवाइव कर लेंगे। और उसके बाद जो लॉन्गर रन में तो डेफिनेटली जब उनसे पाबंदियां हट जाएंगी तो उनके पास एनर्जी की सूरत में फॉसिल फ्यूल जो है उसको वो एक्सपोर्ट करके मार्केट प्राइस पे वो उसको बहुत अच्छी तरह अपने लिए एक मुस्तकिल रेवेन्यू स्ट्रीम वो क्रिएट कर लेंगे। जहां तक आपका पिछला सवाल था कि पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। एक तो डेफिनेटली जैसे खालिद फारूकी साहब फरमा रहे थे कि हमारा एक बॉर्डर अच्छी तरह सिक्योर हो जाए, हमारे जो बाहमी तिजारत है वो बेशक शुरू में वो बार्टर सिस्टम के तहत ही क्यों ना हो,
वो बेहतर हो जाएगी तो दोनों मुल्कों को फायदा है। और अगर हम अपनी गैस पाइपलाइन को मुकम्मल कर लेते हैं, बल्कि मैं तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे ये बात करूंगा कि जहां पे पाकिस्तान ने इतना नाम कमाया है और इतनी रिस्पेक्ट की है आज की दुनिया में, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि हम कम से कम एक फेवर तो लें कि अपने लिए उस पाइपलाइन के मंसूबे को जल्दी तकमील पे देने के लिए हम भी कोई फंडिंग किसी जगह से अपने लिए ले सकें, जो कि एक बड़ी बात नहीं है। तो जब हमारी एनर्जी नीड्स पूरी होंगी तो ऑब्वियसली हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है और फिर हम उसको बेहतर तरीके से रीऑर्गेनाइज कर सकेंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री की तबाही की सबसे बड़ी वजह हमारी जो एनर्जी की कॉस्ट है वही है। जी ठीक। अब डॉक्टर साहब, अब सवाल जो है आपसे इसलिए ये मैं सवाल कर रहा हूँ, आप बैनुल अक़वामी अमूर को बड़े अच्छे तरीके से निगाह रखते हैं उसके ऊपर, मुझे ये बताएं कि क्या वाक़यातन अमेरिका जो है वो ईरान से सैंक्शंस लिफ्ट करने मतलब करेगा और उसको इतना रूम देगा कि वो बहुत जल्दी ग्रो करे, क्योंकि इस ग्रोथ के अंदर कहीं ना कहीं अरब ममालिक के अंदर इनसिक्योरिटी का एलिमेंट भी मौजूद है। कहीं ना कहीं अरब ममालिक ये नहीं चाहते कि ईरान उस तेजी से ग्रो करे, क्योंकि बहरहाल ईरान अगर ग्रो करता है और ख़ास तौर पर जब वो अस्करी ताकत के तौर पर भी उभरा है, तो जितने भी खलीजी ममालिक हैं या अरब ममालिक हैं उनको उनकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी। तो आपको लगता है कि अमेरिका इतनी आसानी से ये सारी सैंक्शंस लिफ्ट कर लेगा? देखें, जो सैंक्शंस है ना उनमें दो तरह के फंड्स हमारे पास मौजूद हैं। एक तो वो उनके फ्रीज्ड फंड्स हैं जो पूरी दुनिया के अंदर वो कोई 120 से लेकर 150 बिलियन डॉलर तक जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फ्रीज्ड हैं, और ईरान ये डिमांड कर रहा है कि कोई 24 बिलियन के करीब जो हैं उनको तो अमेरिका जो है वो अनरिलीज करने पे वो जो है वो राजी हो चुका है। अब दूसरी जो आप बात कर रहे हैं वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शंस हमारे पास आ जाती हैं। उनमें से कुछ सैंक्शंस वो हैं जिनको उठाने के लिए अमेरिकन सेनेट से अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे ओबामा के वक्त ओबामा ने भी जब ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किया था तो उस तनाजुर में ईरान इस वजह से भी दोबारा से यूरेनियम की अफजूदगी उसने शुरू कर दी थी कि उसने ये कहा कि ओबामा ने, क्योंकि हमसे कहा था कि हम अपनी जो प्राइमरी सैंक्शंस हैं उनको उठा लेंगे, तो लेकिन अमेरिकन जो सेनेट है क्योंकि उसकी तरफ से उसको अप्रूव नहीं किया गया तो अमेरिका जो है वो अपने वादे पे पूरा नहीं उतरा, लिहाजा हम यूरेनियम की अफजूदगी कर रहे हैं। हाँ, जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं उनको जो उठाने का मामला है ना वो तो बड़े आराम से सैंक्शंस को उठाया जा सकता है, जिसके अंदर अमेरिकन कंपनीज हों या दुनिया की कंपनीज हों वो ईरान के साथ अपनी जो ट्रेड है वो ओपनली कर सकती हैं और डॉलर्स के अंदर कर सकती हैं। पहले इन सैंक्शंस की वजह से चाइना भी ईरान के साथ परचेज कर रहा था, ऑयल भी उनका परचेज कर रहा था, लेकिन वो लोकल इकोनॉमी में हो रहा था, इसलिए वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन नहीं थी। तो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन तभी होती अगर वो डॉलर में होती। तो अब जब उनसे ये सैंक्शन उठा ली जाएंगी तो जैसे अभी आप भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, तो जब उनको आलमी कीमत के ऊपर ही अपना पेट्रोल बेचने की या ऑयल या एनर्जी की जो जरूरियात है दुनिया को वो बेचने का मौका मिल जाएगा, तो आप देखेंगे अगले 3, 4, 5 सालों के अंदर इस खित्ते का एक बड़ा तगड़ा इकोनॉमिक पावर बनकर जो है वो ईरान आपके सामने आएगा। हाँ, उसके साथ अगर आप जैसे अभी एयर वाइस मार्शल साहब और खालिद फारूकी साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के साथ अगर उनके जो ताल्लुकात और आपका जो बॉर्डर का सिक्योर होना और उसके साथ गैस पाइपलाइन, वाटर सिस्टम और फिर जो एक वीजा फ्री मूवमेंट है दोनों ममालिक के दरमियान, अगर ऐसा कोई सीन बन जाता है तो उससे आप देखते हैं कि दोनों ममालिक के लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी। अच्छा, जो आपने बात की कि जो बाकी ममालिक हैं खलीजी वो इनसिक्योर, तगड़ा ईरान जो है, तगड़ा ईरान किसे किसे हजम होगा, ये इतना आसान भी नहीं है ना। हाँ, देखिए अगर ये अमेरिका को हजम हो सकता है ना तो फिर अरब ममालिक को भी हजम हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका जो है वो ईरान को अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डील करेगा आने वाले वक्तों के अंदर, और उसके असरात फिर आपको खलीजी ममालिक के जो ईरान के साथ ताल्लुकात हैं उस पर भी नजर आएंगे। और जो चाइना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसने कुछ अर्सा पहले सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान एक रिप्रोचमेंट करवाई थी, वो इसी तरह से, क्योंकि ईरान के जो ताल्लुकात है इस खलीज के तमाम ममालिक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो कोऑपरेटिव पॉलिसी के साथ आगे बढ़ता है। तो मेरा ख्याल है ये वो सारे एलिमेंट हैं जो हमारे लिए बहुत उम्मीद अफजा हैं इस खित्ते के मुस्तकबल को लेकर।
ठीक है, अब फारूकी साहब टाइम बड़ा शॉर्ट है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो जितनी अब तक के एमओयू आपके सामने आया है, जो सिचुएशन आपके सामने है, आपको लगता है कि ये जो एमओयू है ये किसी 60 दिन की गुफ्तो शनीद के बाद किसी मुआहदे पे मंतज हो सकेगा? देखिए, इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आनी है वो ये है कि क्या जौहरी मामलात पर ईरान के और अमेरिका के जो मुज़ाकरात होते हैं इसमें किस हद तक पेशरफ्त होती है। अगर तो ईरान अपनी बात पे कायम रहा कि उन्होंने वो न्यूक्लियर जो उनके पास यूरेनियम है वो उन्होंने नहीं देना, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएंगे। अच्छा, कई एक रुकावटें उस पर आ सकती है। यूरेनियम के बारे में तो कहा जा रहा है कि ये इसको डिग्रेड करके वहीं खत्म कर दिया जाएगा, ये मतलब मेरा जो भी उस पर रास्ता आता है वो वहाँ पे कुछ मसाइल भी आ सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे मामला जहाँ ख़राब होना है या ख़राब होने का ख़दशा मुझे है वो शरंगेज़ी है इसराइल की। इसराइल शरंगेजियों से बाज नहीं आएगा। देखिए, इस दौरान इसराइल ने सिर्फ लेबनान पर हमले नहीं किए, मैंने जब गजा का जिक्र किया बड़ी तकलीफ में किया जी, था, वो फ़लस्तीन में भी किया, वहाँ पे उसने बार-बार फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। सो तमाम इस वक्त जो चीज़ें हैं वो मशरूत हैं कुछ चीज़ों से। मैं ये नहीं कहता कि ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ ईरान पर आती है। देखिए, अरब मुल्कों ने भी ऐलान किया कि हम अब्राहम अकॉर्ड में तब तक नहीं जाएंगे जब तक फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनती। बुनियादी तौर पर अरब मुल्कों का और ईरान का इख्तलाफ एक शुरू हुआ था कि अरब मुल्क जो है एक फ़लस्तीनी रियासत की बात कर रहे थे, लेकिन ईरान ने उसमें दरमियान में आके एक मुखालफत शुरू की और ईरान ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत नहीं, तमाम इसराइल होना ही नहीं चाहिए। सो क्या ये ममालिक जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा के कायम किए हुए किसी एक मुल्क को मिटा सकते हैं दुनिया के नक्शे से? इसराइल को वो आपको पसंद है या नापसंद है? चीज़ें ये हैं कि आप किस तरह से एक ऐसे माहौल में कुछ जीने का रास्ता तलाश करें, कुछ किसी को जीने की मोहलत दें, जो शरंगेजी है उसको रोकें। और ईरान ने जो जो अचीव किया है इस मामले में, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेटर इसराइल का जो एक ख्वाब था वो उन्होंने इस वक्त धुंधला दिया है। धुंधला दिया, तोड़ा नहीं, वक्त के लिए उसको धुंधला दिया। ठीक है, टाइम मेरे पास कम है नाज़रीन। ये मुआहिदा यकीनन एक अच्छी खबर थी और जो दुनिया के लिए एक अच्छी नवीद लेकर आया था। एक अफसोसनाक वाक़या भी पाकिस्तान में हुआ जहां मर्दान में एक तरबीती त्यारा जो है वो गिर गया और हमारे 2 जो पायलट हैं, नौजवान पायलट थे, वो शहीद हो गए। ये इंतहाई अफसोसनाक था। हम सबको उनके लवाकीन के साथ इज़हार ताज़ियत भी करना चाहिए और उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो भी रहना चाहिए। नाज़रीन, हमने ईरान पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, इस मायदे पर बहुत तफसीली गुफ्तगू की है। वाइस मार्शल साहब एजाज महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, खालिद फारूकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के मान।